नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। हम सामान्य विज्ञान की क्लास में न्यूटन की गति के नियमों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले वाली क्लास में हमने न्यूटन की गति के प्रथम नियम को पढ़ा और साथ में हमारे दैनिक जीवन में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं होती हैं जो न्यूटन की गति के प्रथम नियम से संबंधित है, उनके बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को पढ़ेंगे और साथ में इससे संबंधित हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को पढ़ने से पहले हमें दो भौतिक राशियां संवेग तथा आवेग के बारे में पता होना चाहिए। इस कारण हम पहले संवेग और आवेग के बारे में पता करेंगे और उसके बाद हम न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं संवेग एवं आवेग। और आवेग, पहले संवेग के बारे में पढ़ते हैं। संवेग क्या होता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। का गुणनफल संवेग कहलाता है। जैसे थोड़ा समझना कि जैसे ये कोई m द्रव्यमान की वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, इसका वेग v है, ये v वेग से गतिमान है, तब इस वस्तु का जो संवेग है वो क्या होगा? P बराबर mv। उस वस्तु का द्रव्यमान तथा उस वस्तु के वेग का गुणनफल क्या कहलाएगा? संवेग कहलाएगा। और जो संवेग का ये जो फॉर्मूला है P बराबर mv, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बारंबार पूछा गया है। इसको विशेष तौर से आपको याद रखना है। अभी तक हमने संवेग की परिभाषा पढ़ी कि यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग को गुणा किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है? संवेग प्राप्त होता है। संवेग को हम P से प्रदर्शित करते हैं, इस कारण इसका फॉर्मूला बना P बराबर mv। m क्या है? जहां पर m क्या है? द्रव्यमान है और v क्या है? वेग है। अब हम संवेग का ऐसे ही मात्रक निकालते हैं, इसका ऐसे ही मात्रक। तो संवेग का हमें फॉर्मूला पता है तो हम इसकी सहायता से इसका ऐसे ही मात्रक प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? संवेग के फॉर्मूले में जो भी भौतिक राशियां आ रही हैं, अगर हमें उनके ऐसे ही मात्रक पता है तो हम संवेग का ऐसे ही मात्रक निकाल सकते हैं। संवेग के फॉर्मूले में दो भौतिक राशियां आ रही, एक तो द्रव्यमान m और दूसरा वेग v। और हम सबको पता है कि द्रव्यमान का ऐसे ही मात्रक kg किलोग्राम होता है, जबकि वेग का ऐसे ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इस बात को थोड़ा याद रखना है। तो क्या लिखेंगे? kg द्रव्यमान का और वेग का मीटर प्रति सेकंड। तो क्या बना? kg इंटू मीटर प्रति सेकंड। और ये क्या है? आपके संवेग का ऐसे ही मात्रक है। तो ये भी आपको याद रखना है या आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बारंबार आपके संवेग का ऐसे ही मात्रक पूछा गया है। संवेग का ऐसे ही मात्रक kg इंटू मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए, हमें पता करना है कि संवेग आपके सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो इसके फॉर्मूले में देख के एक तो द्रव्यमान आ रहा है और दूसरा वेग आ रहा है। द्रव्यमान तो अदिश राशि होती है और वेग क्या है? सदिश राशि है। और आपके संवेग किस किस का गुणनफल है? द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल है। हम कहेंगे कि एक अदिश और दूसरे सदिश का अगर गुणा होता है तो पलड़ा किसका भारी रहेगा भाई? सदिश का भारी रहेगा। इस कारण आपके संवेग सदिश राशि होगी। तो अभी तक हमने संवेग के बारे में 4 जानकारियां जुटाई। पहले संवेग की परिभाषा कि किसी वस्तु के द्रव्यमान
तथा उसका वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। दूसरा, संवेग का फॉर्मूला P बराबर mv होता है। तीसरा, संवेग का ऐसे ही मात्रक kg इंटू मीटर प्रति सेकंड होता है। और चौथा, संवेग एक सदिश राशि है। ये जो चार जानकारियाँ जुटी, ये चारों की चारों आपकी डिफेंस के एग्जाम में बारंबार पूछी गई है, तो इनको आपको अच्छी तरह समझना है। तो चलिए अब हम आवेग के बारे में पढ़ते हैं। आवेग क्या होता है? जैसे किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल कुछ समय तक आरोपित हो रहा है, तब जितना हमने बल आरोपित किया और जितने समय तक किया, समय और बल का अगर गुणा कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? आवेग मिलेगा। थोड़ा समझना कैसे। इसकी परिभाषा होगी, किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल तथा समय अंतराल का गुणनफल क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। कि किसी भी वस्तु पर कितना बल आरोपित कर रहे हैं और वह बल उस वस्तु पर कितने समय के लिए लग रहा है, अगर हम उसको गुणा करें तो हमें आवेग का पता चल जाएगा। जैसे इस वस्तु पर हम F बल आरोपित कर रहे हैं और कितने समय के लिए? डेल्टा टी समय के लिए। तो आवेग का फॉर्मूला क्या होगा? तो आवेग बराबर बल इंटू समय अंतराल। आवेग को I से प्रदर्शित करते हैं, बल को F से और समय अंतराल को डेल्टा टी से। ये इसका फॉर्मूला बना आपके I बराबर F इंटू डेल्टा टी। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब चलिए हम आवेग का ऐसे ही मात्रक पता करते हैं। इसका ऐसे ही मात्रक, आवेग का ऐसे ही मात्रक पता करने के लिए आवेग के फॉर्मूले में जो भौतिक राशियां आ रही हैं, हमें उनका ऐसे ही मात्रक पता होना चाहिए। एक तो बल आ रहा है, बल का ऐसे ही मात्रक न्यूटन, और एक समय अंतराल आ रहा है, समय का ऐसे ही मात्रक सेकंड। तो इसका क्या होगा भाई? बल का न्यूटन और समय का सेकंड, तो न्यूटन इंटू सेकेंड। यह आपके आवेग का ऐसे ही मात्रक आ गया। अब थोड़ा इस मात्रक को हम आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा समझना। हम सब ने पढ़ा है कि जो बल है उसका फॉर्मूला F बराबर ma होता है, जहाँ पर F बल, m द्रव्यमान और a क्या? त्वरण। हमें यहाँ से बल का ऐसे ही मात्रक पता करना है। हमें पता है कि द्रव्यमान का ऐसे ही मात्रक kg होता है और त्वरण का ऐसे ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और इसी को हम न्यूटन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन। इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन। और न्यूटन को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। तो बल का ऐसे ही मात्रक न्यूटन या kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इस बात को थोड़ा समझना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? इस न्यूटन की जगह ये पुट कर रहे हैं। ये जो न्यूटन है ना, इसकी जगह हम क्या पुट कर रहे हैं? kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो चलिए पुट करते हैं, kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये वाला सेकंड। तो एक सेकंड से एक सेकंड कटेगा और क्या बचेगा? kg इंटू मीटर प्रति सेकंड। ये हमारे पास आया। अब आप दोनों फॉर्मूलों को देखिए। दोनों जो आपके संवेग और आवेग हैं, संवेग और आवेग है, उनके दोनों ऐसे ही मात्रा को देखिए।
इसका ऐसे ही मात्रक क्या बना, केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड। इसका क्या बना, केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब हम कहते हैं कि संवेग तथा आवेग दो ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनके ऐसे ही मात्रक समान होते हैं। संवेग का ऐसे ही मात्रक भी केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड और आवेग का ऐसे ही मात्रक भी केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड। इस कारण हम बोलेंगे कि संवेग और आवेग दो ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनके ऐसे ही मात्रक क्या होते हैं, समान होते हैं। तो सर आप पूछोगे कि सर केवल ये दोनों ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनके ऐसे ही मात्रक समान होते हैं या कुछ और भी भौतिक राशियां हैं जिनके ऐसे ही मात्रक समान होंगे? तो बिल्कुल है। कौन कौन सी भौतिक राशियों के ऐसे जोड़े हैं जिनके ऐसे ही मात्रक समान होंगे? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा है जिनके ऐसे ही मात्रक समान है। तो थोड़ा आपको याद रखना कौन कौन सा। एक तो यही हमारा आवेग और संवेग, इन दोनों का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, या आपके न्यूटन इंटू सेकेंड, या लिख दो या। ठीक है। दूसरा आपकी कार्य एवं ऊर्जा, कार्य एवं ऊर्जा का ऐसे ही मात्रक भी समान होता है, जूल। या आपकी दूरी एवं विस्थापन, इनका ऐसे ही मात्रक भी क्या है, मीटर, समान होता है। दोनों का ऐसे ही मात्रक क्या था, मीटर होता है। और चौथा आपके चाल एवं वेग, इनका ऐसे ही मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब ये अभी हमने चार जोड़े बने जिन भौतिक राशियों के ऐसे ही मात्रक समान होते हैं। कौन कौन से? पहला जोड़ा आवेग और संवेग, दोनों का ऐसे ही मात्रक समान होगा। दूसरा जोड़ा कार्य एवं ऊर्जा, तीसरा दूरी एवं विस्थापन, और चौथा चाल एवं वेग। चार ऐसे भौतिक राशियों के जोड़े हैं जिनके ऐसे ही मात्रक समान होते हैं। इन जोड़ों को याद रखना क्योंकि एग्जाम में बारंबार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा। ये हमने पता कर लिया कि आवेग और संवेग का ऐसे ही मात्रक समान होगा। एक मात्रक मिला हमें न्यूटन इंटू सेकेंड और दूसरा मिला केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हम संवेग का भी लिख सकते हैं न्यूटन इंटू सेकेंड। अब थोड़ा समझते हैं कि आवेग सदिश राशि है अदिश राशि। तो इसका फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले में दो शब्द आ रहे हैं, एक तो बल और दूसरा समय अंतराल, अर्थात समय आ रहा है। हम सबको पता है कि बल आपकी सदिश राशि है जबकि समय अंतराल आपकी अदिश राशि है। और जब एक सदिश और एक अदिश का गुणनफल होगा तो पलड़ा किसका भारी होगा भाई, सदिश का होगा। पलड़ा हमेशा किसका भारी होगा, सदिश का। इसका हम कहेंगे आवेश एक प्रकार की सदिश राशि है। तो हमें आवेग और संवेग में दो बातें पता चली। इन दोनों के ऐसे ही मात्रक भी समान होते हैं, दोनों सदिश राशियां हैं। फिर आप बोलोगे सर इनमें डिफरेंस क्या है, थोड़ा समझना कि जैसे कोई क्रिकेट गेंद है, वो बहुत ही तीव्र वेग से हमारी ओर गति कर रही है और हम उसको पकड़ रहे हैं अपने हाथों से, कैच कर रहे हैं उसको, ऐसा समझ लीजिए। कोई भी क्रिकेट गेंद है वो हमारी ओर तीव्र वेग से आ रही है और हम उसे कैच करते हैं। और हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि जब भी हम क्रिकेट बॉल को कैच करते हैं तो अपने हाथों को पीछे खिसका लेते हैं। इसी का न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का उदाहरण बनेगा। लेकिन अभी हमें ये नहीं पढ़ना, अभी हमें ये समझना है कि संवेग और आवेग दोनों के ऐसे ही मात्रक समान होते हैं और दोनों ही सदिश राशियां। फिर इनमें अंतर क्या है? तो जब हम उस क्रिकेट बॉल को कैच कर रहे हैं तो वो बॉल हमारे हाथों पर कितना बल लगाएगी, ये कौन डिसाइड करेगा? उस गेंद का संवेग। बात समझ में आ रही है क्या? जब हम कैच करेंगे तो वह गेंद हमारे हाथों पर कितना बल लगाएगी या हमारे हाथों को कितनी चोट पहुंचाएगी, ये कौन डिसाइड करेगा? उस वस्तु का संवेग। जबकि हमारे हाथ
उस गेंद पर कितना बल लगाएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, आवेग। ये बात किसको समझ में आई? हम क्रिकेट गेंद को कैच कर रहे हैं, वह क्रिकेट गेंद हमारे हाथों पर कितना बल लगाएगी, इसका निश्चय कौन करेगा, संवेग। जबकि हमारे हाथ पुनः उस गेंद पर कितना बल लगाएंगे, इसका निश्चय कौन करेगा, आवेग करेगा। यही फर्क है, संवेग वेग के साथ, आवेग वेग के विपरीत दिशा में, यही इसमें डिफरेंस है। बाकी दोनों सदिश राशियां हैं और दोनों के ऐसे ही मात्रक समान होंगे, केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड या न्यूटन इंटू सेकेंड। तो हमने अभी संवेग और आवेग के बारे में पढ़ा, इनकी परिभाषाएं, इनके फॉर्मूले, इनके ऐसे ही मात्रक, और ये दोनों क्या होगी, सदिश राशि होगी। प्रत्येक जगह एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो आराम से इसको नोट करें, अच्छी तरह स्क्रीनशॉट ले ले, वीडियो को रोककर अच्छी तरह से इसको नोट करें। उसके बाद हम न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, वो क्या होता है उसको समझेंगे। इसको मैं रब कर रहा हूं, एक बार आपने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। यहां हम इसे बोलेंगे संवेग या बल का नियम। इसे संवेग या बल का नियम भी कहा जाता है, संवेग या बल का नियम। बल का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, बल का सूत्र प्राप्त होता है। इस कारण हम इसे बल का नियम भी कहते हैं। जबकि संवेग का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि संवेग की सहायता से ही इस नियम को समझा जा सकता है। क्योंकि हमने इस नियम को पढ़ने से पहले संवेग भौतिक राशि है, उसके बारे में जानकारी जुटाई है। अब थोड़ा समझना, इसको हम समझते हैं। नियम क्या कहता है, नियम कहता है, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं नियम को, कि यदि किसी वस्तु क्या नियम है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है तथा उसी दिशा में होगी जिस दिशा में बल लगाया जाता है। ये आपके न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है, जिसे हम बल या संवेग का नियम भी कहते हैं। नियम क्या बोल रहा है, किसी भी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है तथा उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। इसका मतलब किसी भी वस्तु में कितना परिवर्तन हो रहा है वह किस पर निर्भर करता है, हम उस वस्तु पर कितना बल लगा रहे हैं। और इसने एक शब्द बोला,
इस शब्द को समझना, किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर। दर का मतलब होता है समय का भाग देना, अर्थात संवेग में जो परिवर्तन हुआ है उसको प्रति सेकंड निकालना। तो किसी भी वस्तु के संवेग में प्रति सेकंड कितना परिवर्तन हुआ, ये किस पे निर्भर करता है, हम उस पर कितना बल लगा रहे हैं, और उस परिवर्तन की दिशा क्या होगी, जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं। इस नियम को अच्छी तरह समझ लेना बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, और अच्छी तरह हम इसको समझ सकते हैं। आप इसकी लैंग्वेज को पढ़िए। नियम क्या कह रहा है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है तथा उसी दिशा में होगी जिस दिशा में बल लगाया जाता है। यहाँ पर दर शब्द आ रहा है। दर का मतलब समय का भाग देना होता है, अर्थात किसी वस्तु के प्रति सेकंड उसके संवेग में कितना परिवर्तन हो रहा है वो किस पे निर्भर करता है, हम उस वस्तु पर कितना बल लगा रहे हैं, और उस परिवर्तन की दिशा क्या होगी, जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं। इस नियम को आपको समझना। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये बोला संवेग, मैंने लिखा संवेग को P से प्रतिस्थापित। ये बोला संवेग में परिवर्तन, हमने लिखा डेल P, अर्थात संवेग में परिवर्तन। डेल मतलब डेल, ये जो शब्द है ये परिवर्तन को बताता है, और दर मतलब समय का भाग दिया। ये जो मैंने लिखा है इसको कैसे पढ़ेंगे, संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती, बाह्य आरोपित बल के समानुपाती। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का गणितीय विश्लेषण ये है। क्या विश्लेषण है कि डेल P अपॉन T समानुपाती F। इसको कैसे लिखना है, जैसा ये बोल रहा है वैसे लिखना है। संवेग मतलब P, संवेग में परिवर्तन मतलब डेल्टा P की दर का मतलब अपॉन में समय का भाग, अर्थात हमने T का भाग दिया, अर्थात पूरी लाइन को बोलेंगे डेल P अपॉन T किसके समानुपाती, बाह्य आरोपित बल, और बल को हम किससे प्रकट करते हैं भाई, F से। ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए थोड़ा समझते हैं, इसको थोड़ा हम घुमा देते हैं। ये तो इसके नियम का गणितीय विश्लेषण है। अब हम सीखेंगे कि इस नियम से बल का जो सूत्र है वो कैसे प्राप्त हुआ। इसका नाम, इसको थोड़ा उल्टा लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं F समानुपाती डेल P अपॉन T, अर्थात बाहर आरोपित बल है वो संवेग में परिवर्तन के समानुपाती होगा। हमने अभी संवेग का फॉर्मूला पढ़ा P बराबर mv। अभी हमने पढ़ा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उसके वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। संवेग में परिवर्तन बराबर m इंटू डेल v। m के आगे डेल नहीं आएगा क्योंकि द्रव्यमान में कभी परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, बदलता है भार। हम जब गुरुत्वाकर्षण टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर होता है वो अच्छी तरह समझेंगे। लेकिन अभी ये सीखना है कि P बराबर mv, तो हम डेल P बराबर m डेल v लिखेंगे क्योंकि m को m में रखेंगे, m में कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जो हमें डेल P दिख रहा है इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ बिल्कुल F समानुपाती m डेल v अपॉन t। ये किस किस के समझ में आ गया भाई? चलिए आगे थोड़ा देखते हैं। ये क्या चीज है, डेल v अपॉन टी, v वेग, डेल v वेग में परिवर्तन बटा टी मतलब वेग में परिवर्तन की दर, और वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है भाई? त्वरण ए डेल v अपॉन टी। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। इस कारण हम यहाँ पर इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, ए लिख दूंगा। तो ये F बराबर क्या आएगा, ma। और ये ही बल का क्या है, सूत्र है, बल का सूत्र। तो अब हमें पता चल गया कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है, जबकि बल की परिभाषा न्यूटन की गति के प्रथम नियम से प्राप्त हुई। तो दो अच्छे क्वेश्चन, दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन,
बल की परिभाषा न्यूटन के गति के किस नियम से प्राप्त होती है? तो बल की परिभाषा न्यूटन की गति के प्रथम नियम से। दूसरा क्वेश्चन, जो आपके बल का सूत्र या व्यंजक न्यूटन की गति के किस नियम से प्राप्त होता है? तो उत्तर है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। हमने ये फॉर्मूला कैसे बनाया वो भी मैंने बताया है। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बल का सूत्र किससे प्राप्त हुआ है? न्यूटन सेकेंड लॉ। ये बात समझ में आ गई क्या? अभी तक हमने पढ़ी, अभी तक हमने न्यूटन की गति के द्वितीय नियम में दो चीज़ें ही पढ़ी है। एक तो इसका नियम क्या कहता है, और दूसरा ये हमने फॉर्मूला जो F बराबर m ए, बल का जो सूत्र या व्यंजक है वो आपके न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से प्राप्त हुआ, जिसे हम बल का नियम या संवेग का नियम भी कहते हैं। इस नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता, इस कारण इस नियम को बल का नियम भी कहते हैं। जबकि संवेग का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस नियम को देने में संवेग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इस कारण हम इसे संवेग का नियम भी कहते हैं। तो एक बार इसको नोट कीजिए, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि दैनिक जीवन में ऐसी कौन सी घटनाएं होती हैं जो आपके न्यूटन की गति के द्वितीय नियम पर आधारित है। उन घटनाओं के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए, जो भी प्रक्रिया अपना लीजिए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस कारण मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूँ। अब हम समझेंगे न्यूटन की गति के दैनिक जीवन में उदाहरण। दैनिक जीवन में उदाहरण, और इसको समझने के लिए हमें इस नियम को दो भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। थोड़ा समझ, अभी हमने पढ़ा अब इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूं, F इंटू डेल टी। यहां पर थोड़ा मैं डेल टी शब्द ले रहा हूं क्योंकि मुझे समय अंतराल चाहिए, इस कारण। इस बात को समझना जो मैं अभी बता रहा हूं। जैसे हमें संवेग में जो परिवर्तन हो रहा उसे नियत करना है। हमें क्या करना? संवेग में परिवर्तन को नियत करना है। और जब भी कोई चीज़ नियत होती है, फिक्स होती है, और उसके सामने दो चीज़ों का गुणनफल हो, दो भौतिक राशियों का गुणनफल हो, तो जब एक भौतिक राशि बढ़ती है तो दूसरी घटती है, और जब दूसरी घटती है, जब पहली घटती है तो दूसरी बढ़ती है। इस बात को थोड़ा समझें कि कहीं पर फिजिक्स में या आपके विज्ञान में एक चीज नियत हो और उसके सामने दो चीज़ों का गुणनफल हो, तो एक बढ़ती है तो दूसरी घटती है, एक घटती है तो दूसरी बढ़ती है। इस कारण सामने वाली चीज़ क्या? नियत है। तो इसी आधार पर हम इस नियम को थोड़ा दो भागों में बांटेंगे। दैनिक जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर हमें बल कम लगाना होता है, अर्थात हमें कम चोट पहुंचे, ऐसी संभावना वाली। और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जहां पर हमें अधिक बल का उपयोग करना है, अर्थात हमें एक ही प्रहार से कोई काम करना है। जैसे हम ईंटों की पट्टी को तोड़ रहे हैं, आपके बर्फ़ की सिल्ली को तोड़ रहे हैं, इस प्रकार। तो दैनिक जीवन में कुछ ऐसे एग्जाम्पल जहां पर हमें बल कम चाहिए, इसका मतलब हमें समय अंतराल को बढ़ाना पड़ेगा। यही है ना, यही बात होगी। कुछ ऐसी घटनाएं जहां पर हमें बल को कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? समय अंतराल को बढ़ाना पड़ेगा।
और कुछ ऐसी घटनाएं जहां पर हमें बल का मान अधिक चाहिए, बल का मान अधिक चाहिए, वहां पर हमें समय अंतराल को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इस बात को हमें समझना है। तो अब थोड़ा समझते हैं कि ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जहां पर कम बल की जरूरत होती है, अर्थात हमें कम चोट लगे। तो पहला, क्रिकेट खिलाड़ी कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खिसकाता है। जैसे कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी कैच कर रहा है तो वह अपने हाथों को पीछे खिसकाएगा, जिससे समय अंतराल बढ़ेगा और बल क्या लगेगा, कम, जिससे उसके हाथों पर चोट कम लगेगी। और चोट से बचने के लिए वो क्या कर रहा है, समय अंतराल को बढ़ा रहा है। जैसे जैसे हाथ पीछे खिसकाएगा, समय बढ़ा नहीं बढ़ा, तो समय अंतराल बढ़ेगा तो बल क्या होगा, घटेगा। तो वो ऐसा क्यों करता है, हमें लिखना है समय अंतराल बढ़ाने के लिए। और समय अंतराल बढ़ेगा तो गेंद द्वारा उसके हाथों पर कम बल लगेगा और जिससे उसको चोट क्या लगेगी, कम लगेगी। पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया। दूसरा, जब मुक्केबाजी होती है तो विपक्षी मुक्केबाज के मुक्के से बचने के लिए हम अपने सिर को पीछे खिसका लेते हैं। हम किसी के साथ फाइट कर रहे हैं और सामने वाला हमें मुक्का मारा, हम क्या करेंगे, अपना सिर थोड़ा पीछे की ओर खिसका लेंगे, जिससे समय अंतराल बढ़ेगा और बल क्या लगेगा, कम, जिससे हमें कम चोट लगने की संभावना रहती है। तो दूसरा एग्जाम्पल समझ में आया क्या, मुक्केबाजी करते समय विपक्षी मुक्केबाज के मुक्के से बचने के लिए हम अपने सिर को पीछे की ओर धकेलते हैं। ऐसा क्यों, समय अंतराल बढ़ाने के लिए। और समय अंतराल बढ़ गया तो बल क्या होगा, कम, जिससे हमें चोट क्या लगेगी, कम। वही समय अंतराल बढ़ाने के लिए और बल क्या लगेगा, कम, जिससे चोट क्या लगेगी, कम। तो हमेशा पीछे ही खिसकना है, ऐसे नहीं अपना मुंह आगे की ओर ले जाए तो मुंह का जोर से पड़ेगा और नाक टूटने का डर रहेगा। ठीक है, चलिए और कौन सा उदाहरण है इसको समझते हैं। कि जैसे आप एक सीमेंट के फर्श पर कूद रहे हो और एक रेत के फर्श पर, तो आपको चोट कहाँ अधिक लगेगी, सीमेंट के फर्श पे, सीधी सी बात है। रेत के फर्श में जब आप कूदोगे तो आपके पैर रेत के अंदर धसेंगे, जिससे समय अंतराल बढ़ेगा और आपको चोट कम लगेगी। तो तीसरा उदाहरण बनता है कि सीमेंट के फर्श की तुलना में रेत के फर्श पर कूदने पर चोट कम लगती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम रेत के फर्श पर कूदेंगे तो हमारे पैर रेत के अंदर धसेंगे, जिससे समय अंतराल बढ़ेगा और बल क्या लगेगा, कम, जिससे चोट भी क्या लगेगी, कम। ये बात समझ में आ गई क्या? तो अभी हमने ये जो एग्जाम्पल पढ़े हैं उसमें एक ही हम काम कर रहे हैं, समय अंतराल को बढ़ा रहे हैं। और हमने जब समय अंतराल बढ़ा दिया तो बल क्या लगेगा, कम, अर्थात चोट क्या लगेगी, कम। ये बात आपको समझ में आ गई। इसके 3 एग्जाम्पल।
पहला, क्रिकेट खिलाड़ी जब कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे खिसकाता है। दूसरा, मुक्केबाजी करते समय विपक्षी मुक्केबाज के मुक्के से बचने के लिए हमें अपने सिर को पीछे की ओर खिसकाना है। और तीसरा, यदि हम सीमेंट के फर्श की तुलना में रेत के फर्श पर कूदे तो हमें चोट कम लगेगी, क्योंकि हमारे पैर रेत के अंदर जाएगा और समय अंतराल बढ़ेगा, जिससे बल क्या लगेगा, कम। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे, कि ऐसे कौन से उदाहरण बनेंगे जहां पर हमें अधिक बल की आवश्यकता है और जहां पर हमें अधिक बल लगाना है वहां पर हमें समय अंतराल को कम करना है, मतलब उस चीज पर फटाक से प्रहार करना है। समय अंतराल का मतलब समय बहुत ही कम, टाइम को बहुत ही कम करना है, चंद सेकंडों में काम होना चाहिए, तो हमें फटाक से क्या करना पड़ेगा, प्रहार। इस कारण कराटे खिलाड़ी हैं वो एक ही प्रहार से ईंटों की पट्टी को तोड़ देता है, क्योंकि वो इतनी फटाक से प्रहार करता है कि समय अंतराल बहुत ही कम लगता है, जिससे बल का मान अधिक लगता है और वो पट्टी टूट जाती है। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर कराटे खिलाड़ी वाला हुनर नहीं है। अगर हम ऐसा करने का प्रयास करें तो हो सकता है हमारे हाथ टूट जाए। तो ऐसी ये जो घटना है हमें नहीं करना, ऐसा प्रयोग हमें नहीं करना है, हमें तो इसके उदाहरण पढ़ने हैं। क्या उदाहरण है? कराटे खिलाड़ी द्वारा एक ही प्रहार से ईंटों की पट्टी तोड़ना। किस कारण तोड़ पा रहा है? कि वो बहुत ही तेजी से प्रहार करता है, जिस कारण समय अंतराल बहुत ही कम लगता है, और समय अंतराल कम लगेगा तो बल क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इस बात को समझना। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बर्फ की सिल्ली को एक ही प्रहार से तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही फटाक से उस बर्फ की सिल्ली पर क्या करते हैं, प्रहार करते हैं, इस कारण वो सिल्ली टूट जाती है। तो बर्फ की सिल्ली को तोड़ना, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही तेज प्रहार होगा, जिससे समय अंतराल घटेगा और बल क्या लगेगा, अधिक लगेगा, तब ऐसा होगा। हमें ये प्रयास नहीं करना है, हाथ पैर टूट सकते हैं, ठीक है, विशेष लोग ही कर सकते हैं, बर्फ की सिल्ली को तोड़ सकते हैं, जो बर्फ की सिल्लियों में काम करते हैं, बर्फ की जगह पे काम करते हैं, वही करता है, ठीक है। चलिए, अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं और हमें बॉल को बहुत ही दूर भेजना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें गेंद और बैट के बीच जो समय अंतराल है उसको बहुत ही कम करना पड़ेगा, मतलब बॉल को फटाक से मारना है, तब हम ऐसा कर पाएंगे। थोड़ी बात समझ में आ रही है क्या? हमें गेंद को बहुत ही अधिक दूरी तक भेजना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो बैट और बॉल के बीच जो संपर्क समय है उसको कम करना पड़ेगा, तो समय अंतराल घटेगा, जिससे बल क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे बॉल बहुत ही दूर जाएगी। तो अगर हमें शॉट मारना है, हमें क्या करना पड़ेगा? समय अंतराल को घटाना पड़ेगा और बल वहां पर अधिक लगेगा, जिससे गेंद बहुत ही दूर जाएगी। लेकिन कभी कभार आप देखते हो, अगर आप क्रिकेट देखते हो या खेलते हो, तो जो गेंदबाज होता है वो आपके गेंद की गति में परिवर्तन करता है, और जिसके कारण हम थोड़ा लेट खेलते हैं, जिससे आपके बैट और गेंद के बीच जो संपर्क समय वो थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि गेंद पहले आएगी, जबकि गेंद थोड़ा लेट आती है। इस कारण आपके बल कम लगता है, और आप कितना ही तेजी से शॉट मारते हो, वो गेंद जो खिलाड़ी है बाउंड्री पर पकड़ लेता है और आप कैच आउट हो जाते हैं। इस कारण हो रहा है। तो ये हमने आज की क्लास में कुछ न्यूटन की गति के ऐसे उदाहरण पढ़े जो दैनिक जीवन में घटित होते हैं। हमने 6 ऐसे उदाहरणों का विश्लेषण किया, और इसमें हमने सीखा कि कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर हमें बल कम लगाना पड़ता है, अर्थात चोट लगने का खतरा रहता है, उसमें हमें समय अंतराल को बढ़ाना पड़ेगा। और कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमें बल अधिक लगाकर एक ही प्रहार से काम करना पड़ता है, वहाँ पर हमें समय अंतराल क्या करना है, कम करना है। ये मैंने आपको बताया, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम थोड़ा आगे देखते हैं।
चलिए आपने नोट कर लिया। तो आज की क्लास में हमने संवेग और आवेग के बारे में पढ़ा। ये दो ऐसी भौतिक राशियाँ हैं जिनके ऐसे ही मात्रक समान और दोनों सदिश राशियाँ हैं, ये हमने पढ़ा। और उनके फॉर्मूले, उनकी परिभाषा वो भी आपको ध्यान रखें। उसके बाद हमने न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को पढ़ा, वो नियम क्या कहता है उसके बारे में पढ़ा, और उस नियम की सहायता से बल का सूत्र प्राप्त होता है। तो बल का सूत्र न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है, इस बात को ध्यान रखना है। फिर हमने न्यूटन की गति के ऐसे कुछ उदाहरण जो दैनिक जीवन में घटित होते हैं वो हमने पढ़ा। इसको हमने दो प्रकार से पढ़ा, यह अभी हमने पढ़ा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की क्लास अच्छी लग रही है, या अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर का जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से जितनी भी क्लासें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं वो अच्छी लग रही है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें, ताकि हम एक नई ऊर्जा के साथ काम कर सकें। तथा जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे आपके व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इन सब पर आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इसका लाभ प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।